लोग और मैं हूं नगमा। हम लोग आज चर्चा करेंगे सड़क दुर्घटना और सड़क सुरक्षा की, क्योंकि ये माना जाता है कि सड़क एक्सीडेंट आतंकवाद के मुकाबले लोगों की मौत की ज्यादा बड़ी वजह है। जी हां, आतंकवाद के मुकाबले ये ज्यादा बड़ी वजह है। 80 लोग मारे जाते हैं सालाना आतंकवाद से भारत में, और सड़क दुर्घटना में लगभग 2 लाख का आंकड़ा डब्ल्यूएचओ का है। डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2014 में 2 लाख लोग मारे गए सड़क दुर्घटना में, और दुनिया भर में 12 लाख। लेकिन इसके बावजूद इसकी चर्चा नहीं होती, या उतने बड़े तौर पे नहीं होती जितनी बड़ी ये समस्या है। आपको याद होगा कि बड़े नेता जैसे राजेश पायलट, गोपीनाथ मुंडे रोड एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन आम लोग मारे जाते हैं, हमको आपको अक्सर खबर भी नहीं होती। भारत में इसके बावजूद लोग सड़क एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने में, बचाने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अब आप कानूनी झंझट में पड़ेंगे, अस्पताल, पुलिस, इनका चक्कर। अब लेकिन किसी घायल की मदद करने से आपको गुड समैरिटन का बैज मिलेगा। पुलिस और अस्पताल के हाथों परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जस्टिस वी गोपाला और अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे नागरिकों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन बनाया जाए और अस्पतालों को दिया जाए, ताकि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और घायलों को अस्पताल में लाते हैं, उनका उत्साह बढ़े और मदद करें वो लोगों की, ना कि वो हिचकिचाएं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो 30 तारीख को आया है, और इसकी चर्चा अब हो रही है। और इसमें इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कम से कम लोगों को एक कानूनी सुरक्षा मिले और लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े अगर आप किसी सड़क दुर्घटना में किसी विक्टिम को अस्पताल ले जाना चाहते हैं, आपकी नियत है लेकिन आप घबराते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पे एक पैनल है मौजूद, और पैनल में पीयूष तिवारी हैं जो कि फाउंडर और सीईओ हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। सेव लाइफ फाउंडेशन लगातार इस पर काम कर रही है। हमारे साथ इंदु मल्होत्रा है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की। हमारे साथ डॉक्टर तमोरीश कोले हैं जो कि इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर मुक्तेश चंद्रा, फॉर्मर स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक दिल्ली। तो ट्रैफिक में क्या क्या गुजरता है, कैसे कैसे मुश्किलें आती हैं, इसके बारे में हम आपसे समझेंगे। और हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं उनमें राजीव नारायण हैं, जो उन लोगों में से हैं जो किसी घायल को देखकर उसको बचाने की हिम्मत करते हैं, उसको अस्पताल लेकर गए। हमारे साथ दिनेश चंद्रा हैं जो अब इसमें सड़क हादसे में बचे हैं, और अब बचे हैं तो दूसरों को भी बचाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। और मोहित हैं, मोहित एक ऐसे शख्स की मिसाल है जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपने करीबी को, अपने भाई को खोया है। मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं पीयूष, और समझना चाहती हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आया है, गुड समैरिटन का बैज लोगों को मिलेगा, उससे आपको लगता है कि लोगों में एक जज्बा बढ़ेगा और लोग मदद करना चाहेंगे घायलों की? सड़क पर अगर आप किसी को देखते हैं, क्योंकि शायद वो कानूनी पचड़ा जो था, अस्पताल में 10 सवाल, पुलिस से 10 सवाल, उससे लोग बच पाएंगे अब। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे पिछले दशक में करीब 12 लाख लोग हिंदुस्तान
एम्बुलेंस सर्विसेज अभी तक कितनी इफेक्टिव है या हैं कितनी? अभी जैसे आपने नंबर बताया कि लोग कॉल कर सकते हैं, पर अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए ऐसे जैसे डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि सबसे ज़्यादा मरीज तो पीसीआर ही कैरी कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस सर्विसेज है हमारे पास, कैट साहिब, और काफ़ी दिनों से है। बट जब ज़रूरत है तब लोगों को पता है कि उसको डायल करना है और डायल करने में वो आए, इसमें स्टैंडर्ड्स का डिफरेंसेस है। बट कोई कोई स्टेट्स है जिसमें काफ़ी उन्होंने रिस्पांस टाइम कम किया है। जैसे अभी हमने महाराष्ट्र से आए जी, और महाराष्ट्र में पहले उन्होंने 20 मिनट पे रिस्पांस कर रहे थे, अभी उसका टाइमिंग्स जो है उन्होंने डिक्रीज करके 15 मिनट कर दिया है। बट वो भी 15 मिनट हाईवे के हिसाब से ठीक नहीं है, वो हमने पॉइंट आउट करके आया कि यू हैव टू रीच विद इन 3-4 मिनट्स। तो जिस हिसाब से जरूरत है उस हिसाब से हमारा एम्बुलेंस सर्विसेज उतना है नहीं। राजीव, आपने तो बचाया है, आपने दिनेश को बचाया है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज है कि ये दोनों लोग साथ में, इनका एक्सीडेंट हुआ था और इन्होंने बचाया। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था, आप उनको कैसे बचा पाए? आपकी ट्रेनिंग है फॉर्मल इसमें? मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है सेव लाइफ फाउंडेशन से, और उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार भी हूँ पीयूष का। तो एक संडे की सुबह थी ये, और मैं बाइक पे अपने सारे पेपर्स हेलमेट लगा के आराम से चलाता हुआ आ रहा था जी। और एकदम से देखा सड़क किनारे भीड़ लगी हुई है। तो वो नेचुरली किसी का भी ध्यान जाता है कि भाई क्या हो गया। मैंने तुरंत बाइक साइड में लगाई और उतरा वहाँ पर, क्योंकि पहले अपनी भी सुरक्षा का हमें ध्यान रखना पड़ता है रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं। तो जब जैसे ही मैंने साइड में लगाया, मैंने देखा लोग इनको पानी दे रहे थे। तो होता क्या है कि अधिकतर बाई स्टैंडर्ड केयर में भी लोगों को पता नहीं होता है कि करना क्या है। तो लोग सोचते हैं कि भाई पहली चीज तो अगर वो कह रहा है पानी दो तो उसे पानी दो, जबकि हम मना करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी देने से चोक भी हो सकता है गला। तो हम कहते हैं उनके लिप्स को आप थोड़ा थोड़ा वेट करते रहो। तो मैं तुरंत देखने के बाद मैं समझा कि स्थिति क्या है, मतलब, और थोड़ा सा मुझे भी लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इनको देखा कि ठीक है आप कॉन्शियस हैं, देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं इनको ऐसे झकझोरने की कोशिश करी, और ये थोड़ा सोने की उस टाइप की स्थिति में जा रहे थे जहाँ पे ये सो सकते थे, इनको नींद आ रही थी। तो उसमें ये भी इंश्योर करते हैं कि ना कोई नींद में ना चला जाए। तो फिर मैंने करीब वहाँ पर खड़े 5-10 लोगों से बोला भाई साहब थोड़ी मदद करा दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो बाइक है, मैं नहीं लेके जा पाऊंगा, लेकिन मुझे इनको बचाना है। और इनके सिर में चोट लगी थी, पाँव में चोट लगी थी। तो उसमें से कुछ लोग, नहीं भाई साहब हम तो बगल से जा रहे थे, हम तो दूसरे काम से जा रहे हैं, तो हम तो नहीं कर सकते भाई साहब, आप देख लो आप देख लो। तो पहला जो स्टेप होता है, मुझे भी पता है कि एम्बुलेंस से पहले पीसीआर आएगी जी। तो सबसे पहला मैं कॉल करता हूँ 100 नंबर को, और मेरा इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ का अनुभव अच्छा रहा है। मैं 100 नंबर कॉल करता हूँ तो आती है पुलिस। उस दिन संडे था, शायद दुर्भाग्यवश तो उस दिन पीसीआर भी नहीं पहुंची। 100 के बाद तुरंत 102 मैंने डायल किया कि कैट्स की एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। उतने देर में 3-4 गाड़ी वाले वहां से गुजरे हैं काफी अच्छी स्पीड में, कुछ तो धीमे करके, भाई क्या हो गया, किस बात की भीड़ लगी। मैंने बताया कि जी ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और इनको अस्पताल लेके जाना है। ना भाई हम तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, इधर तो ना जा रहे, करके अपना सब लोग निकल जाते थे गाड़ियां लेके। तो एक गाड़ी आ रही थी, उसमें 2 लोग बैठे थे। मैंने उनको कहा कि सर प्लीज आप देख लीजिए, ऐसी चोट लगी है, और ये भी स्कूटर पे है, मैं खुद बाइक पे हूँ, मेरे पास भी कोई साधन नहीं है। तो उन दोनों लोगों ने मेरी मदद करी कि ठीक है चलिए हम इनको यहाँ पर लेके चलते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद इनको उठा के कैसे लाना है, चल पाने की स्थिति में नहीं थे, थोड़ा तो सपोर्ट करके, क्योंकि सेव लाइफ फाउंडेशन से ट्रेनिंग के बाद ये भी पता चला कि पेशेंट को हैंडल कैसे करना है, ट्रांसफर जब आप करते हैं, जो एम्बुलेटरी केयर की बात कर रहे थे पीयूष। तो उसके बाद हमने खैर वहाँ पे उनको गाड़ी में किया। मैंने कहा कि मैं आगे आगे चलता हूँ आपके, और निकटवर्ती जो यहाँ का अस्पताल है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं, एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे था? ये जेएनयू की जो सड़क है आईआईएमसी के सामने से जा रही है, वहां पर हुआ था। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल जो था कटवरिया सराय में, मैंने इनको कहा वहां लेते हैं। गाड़ी के दोनों बंदे, नहीं वो तो सरकारी अस्पताल थोड़ी है, वो तो प्राइवेट है। मैं कहा सर मेरी जिम्मेदारी आप ले चलो, मुझे जानकारी है, उनको देनी पड़ेगी इनको फर्स्ट एड। उसके बाद जैसे ही मैं हॉस्पिटल में घुसता हूँ, वहां फिर लोग आते हैं एकदम से कि क्या हो गया क्या हो गया। अच्छा दुर्भाग्यवश उस दिन ना पुलिस पहुंच पाई, ना कैट्स की एम्बुलेंस पहुंच गई, ना पहुंच पाई, सॉरी। तो मैं जब इनको एडमिट करने की बात कर रहा हूं, तो वहां जो ड्यूटी पे जो रिपोर्टिंग डॉक्टर है वो मुझे आके कहता है क्या हो गया, कैसे लग गई। मैंने कहा सर इनको रोड एक्सीडेंट में लगी है इनको। तो कहते हैं तो आप यहाँ क्यों लेके आ गए, आप इनको लेके जाइए एम्स जाइए, ट्रॉमा सेंटर जाइए। तो मैंने कहा आप ये बात लिख के देंगे, आपको कितने रेट में, सरकारी रेट में यहाँ की जमीन मिली हुई है मैनेजमेंट को, मैं आपके मैनेजमेंट को कोर्ट में घसीटूंगा। इनकी जान बचानी है और आप इनको फर्स्ट एड दीजिए, आप इनको मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब उनको लगा कि शायद इसको
वो वही महरौली के ही थे और एक बसंत कुंज के थे। तो उनको तीनों लोगों को फिर एम्बुलेंस में लेकर के ट्रामा सेंटर आए और वहाँ पे जो है जी उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। और फिर उनके फ़ोन नंबर से जो है 2 लोगों को तो मैं जानता था, तो उनको तुरंत फ़ोन कर दिया, उनके पेरेंट्स को जी। और जिसको नहीं जानता था उसका फ़ोन नंबर लेकर के उसके यहाँ भी फ़ोन किया और फिर वो आए। किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है और कैसी ट्रेनिंग सेव लाइफ दे रही है, मैं इस पर आऊँगी। पहले कुछ और लोगों का मैं तजुर्बा जानना चाहती हूँ। रेनू, आप बताना चाहती थी, आपके साथ भी, आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ था कुछ? मेरा एक ही भाई था और वो भी ऐसे ही रोड एक्सीडेंट में ही एक्सपायर हुआ और ब्लू लाइन बस ने हिट करा था उसको और कोई नहीं आया था उसकी मदद करने के लिए। ना जो शॉपकीपर्स थे, आसपास भरी मार्केट थी, लेकिन ना कोई शॉपकीपर आया, ना कोई रोड पे चलने वाले लोग आए। सिर्फ जो उसके पीछे एक लड़का बैठा था, ही वॉज ऑल्सो द ओनली सन, मेरे भाई की तरह एक ही भाई था, और वो घर पर आया जब तक दौड़ता हुआ, जबकि उसको लग गया उसमें 45 मिनट्स टू 1 आवर, लेकिन वो ही आया घर पे बताने के लिए कि ये हो गया हमारे साथ। लेकिन मतलब वो अभी तक हम उससे उबर नहीं पाए हैं। ये कब की बात है, किस साल की बात है ये? अब इस बात को काफी टाइम हो चुका है, 10-15 साल हो चुके हैं। लेकिन अब वो स्थिति आ गई है कि आई हैव लॉस्ट माय फादर आल्सो 2 years बैक, लेकिन अब माय मदर इज टोटली अलोन बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। आप पीछे में बताना चाहते हैं रोड सेफ्टी जो है उसमें आप लोगों का तजुर्बा कैसा रहा है, या ट्रैफिक से लेकर? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 सितंबर 2012 मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ये सर फट गया था मेरा। तो 30 मिनट्स तक मैं रोड पे ही पड़ा रहा, मुझे किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला और पुलिस स्टेशन के 200 मीटर के दूरी पे ही हुआ था। एंड देन मैं कोमा में चला गया। उसके बाद जब रिकवरी हुआ तो मेरा अपना एक माइंडसेट बन गया 2012 से कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो मैं जाता हूँ और बचाता हूँ। उसके लिए मेरे फैमिली वाले भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात कि जब कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई बचाने भी जाता है तो ट्रैफिक का ऐसा मैनेजमेंट है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि वो जो व्यक्ति है एक्सीडेंट जिसका हुआ वहीं रह जाता है। और तीसरी बात कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है या कोई भी अन्य पार्टी है, उनके पास इलेक्शन के टाइम में बहुत फंड होते हैं अपना ऐड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर में एक जनरल अवेयरनेस की कमी है, उसके कारण भी होता है। और एक माइंडसेट बन गया है कि लोग हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि मुझे चालान से बचना है, वजह कि भाई हमें अपनी लाइफ सेफ रखनी है, उसके लिए नहीं करते वो। जी, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सेव लाइफ फाउंडेशन में इन्होंने जैसे बात की कि इनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो लोगों को बचाएंगे, वो बचा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप लोगों को, जैसे राजीव को ट्रेनिंग मिली है, आपके साथ जुड़े हैं, किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, क्या बेसिक्स है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा, जो सरकार की जो बात करी, जो मैं अब तक नहीं बोल पाया। इस पूरे जो हमारा जो केस चला है जी, उसमें सरकार का बहुत सराहनीय एक रोल रहा है। हालांकि ये PIL थी, इसको एडवर्स समझा जाता है जी, और इनिशियली सरकार ने अपोज करा भी, लेकिन इवेंचुअली ये सरकार ने ही एक एफिडेविट सबमिट करा कोर्ट में कि हम इन गाइडलाइंस से हम अग्रीएबल हैं और उससे आगे जाकर भी इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बनाए हैं। तो आई थिंक हालांकि सरकार में काफ़ी कमियां हैं, लेकिन इस केस में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है सरकार के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा है भारत सरकार के साथ। एज फार एज ट्रेनिंग इज कंसर्न, इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखने के लिए होती हैं। पहला होता है चेक, दूसरा होता है कॉल, तीसरा होता है केयर। चेक आपको ये करना है कि आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं, आप कहीं किसी बस लेन में तो नहीं खड़े हैं, फास्ट मूविंग ट्रैफिक के आसपास तो नहीं है, जो विक्टिम पड़ा हुआ है उसकी कंडीशन क्या है वो भी आपको चेक करनी ज़रूरी है। दूसरा है कॉल, आपको कॉल करना बहुत ज़रूरी है, या तो आप पुलिस को कॉल करें या आप एम्बुलेंस को कॉल करें, क्योंकि जो भी उसको अस्पताल ले जाएगा उसको स्टार्ट करना अपनी जगह से पहले बहुत महत्वपूर्ण है जी। तीसरा होता है केयर। केयर में हम 3-4 चीज़ें कवर करते हैं। हम कवर करते हैं कि अगर आपका एयरवे जो है, अगर नब्ज़ बंद हो गई है तो उसमें एयरवे कैसे उसमें क्लियर करा जाए, अगर दिल की धड़कन जैसे नब्ज़ अगर बंद हो गई है तो उसमें दोबारा उसको चालू कैसे करा जाए आपके दिमाग तक, फिर भी हम खून CPR के जरिए कैसे पहुँचाएँ। और तीसरा होता है कि अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग है किसी को, तो उसको ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करा जाए। और ये सभी चीज़ें मिनिमम इक्विपमेंट के साथ अपने आप हाथों से ये आप